हेलो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पहले कंजप्शन फंक्शन किया, देन मल्टीप्लाई किया एंड आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज करते हैं। इसमें पहली क्लासिकल थ्योरी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट करते हैं। आज हम इस सेशन में करेंगे मीनिंग, असम्पशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। जो सेल्स लॉ है ये क्लासिकल लॉ है जो बहुत ही फेमस लॉ है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है इस टाइम क्लासिकल थ्योरीज है ये भी बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके बाद कीन्सियन ने सेल्स लॉ को, क्लासिकल लॉ को क्रिटिसाइज किया था और उसके बाद अपना एक नया लॉ दिया था जो इफेक्टिव डिमांड के ऊपर बेस्ड था। जो क्लासिकल थ्योरी थी, सेल्स लॉ था, ये मेन बेस बना था। तो क्लासिकल लॉ क्या है? तो पहले हम सेल्स के बारे देखते हैं। इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट से। जो सी है जे लिबरल फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे जो 18th 19th सेंचुरी के बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स थे। जे लिबरल थे, इसका मीनिंग क्या है? जे फ्री इकोनॉमी को फेवर करते थे, जे चाहते थे फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो जे फ्री इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। जैसे एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था इनके डॉक्ट्राइन के थ्रू कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जे इसको बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। तो सी है जे भी जे ही कहते हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए। विदाउट एनीवन इंटरवेंशन मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई अपने आप ही इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देंगी। इसके लिए किसी की भी इंटरफेरेंस की हमको जरूरत नहीं है। और जो जेबीसी है जी फर्स्ट इकोनॉमिक्स है टू स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इनकी स्टडी भी इन्होंने की है। इन्होंने जी कहा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है जी कैसे क्रिएट होती है, उसको कैसे फ्रीडम देनी चाहिए, उसने खुद ही डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन कितनी करनी है और इसके अकॉर्डिंग हर एक फैक्टर को कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को फेवर करते हैं। इन्होंने अपना फेमस लॉ जो कहते हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, इनको अपनी बुक में ट्रीटी द इकोनॉमिक क्रिटिक में 1803 में पब्लिश किया था, जिसमें ये लॉ बहुत फेमस हो गया। इनका लॉ था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जो इनकी जो कोटेशन है बहुत टाइम सिर्फ जेही कोटेशन एग्जाम में आ जाती है, एक्सप्लेन द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो जे कोटेशन इसको हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जो कुछ भी मार्केट में सप्लाई हो रही है वो सप्लाई अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है, जिस वजह से ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो सप्लाई करते हैं अपने गुड्स में, किस पर्पस के लिए करते हैं? दो ही पर्पस है। क्या? या तो वो खुद कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो एक्सचेंज कर लेंगे। इसीलिए प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम उसको मार्केट में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो मीनिंग है कि जितना प्रोड्यूस मैंने किया वो जो मैंने मार्केट में लेकर जाना है उसके बदले मैं कुछ गुड्स की डिमांड भी कर रही हूँ। तो ये कह रहे हैं व्हेन आइडल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पुट टू वर्क एंड प्रोडक्शन इंक्रीज। क्योंकि जब हम आइडल फैक्टर्स, जहां पर फैक्टर्स का मीनिंग है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जब हम इनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो प्रोडक्शन का पर्पस क्या है? एक्सचेंज करना। जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। वो इनकम क्या होगी? इन फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? फैक्टर इनकम इंक्रीज हो जाती है। जो आइडल फैक्टर्स थे इनके पास इनकम नहीं थी, अब इनकी इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड क्या होगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो
इंक्रीज इन फैक्टर इनकम, जो आइडल फैक्टर थे इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया तो इनको इनकम इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इनकम से क्या होता है, इंक्रीज इन फैक्टर इनकम कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मीनिंग क्या हो गया, जितने आइडल फैक्टर लगाए प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन से फैक्टर इनकम इंक्रीज हुई, फैक्टर इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी। इस तरह साइमल्टेनियसली डिमांड इज क्रिएटेड विद द सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे ही आप सप्लाई करते हो गुड्स की, उसी तरीके से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसीलिए इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि से लोग यही कहता है कि जब हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन की सिर्फ टू ही पर्पस होती है, चाहे तो मैं कंज्यूम करूंगी, जब मैं एक्सचेंज करूंगी। कंजम्पशन खुद के लिए कर रही हूँ, जो मैं एक्सचेंज करती हूँ उसका मीनिंग क्या है, मुझे अदर गुड्स की जरूरत है, मैं अदर गुड्स की डिमांड कर रही हूँ। अदर गुड्स डिमांड करने का मीनिंग हुआ कि मैं अपने गुड उनको दे दूंगी और वो सेल कर दूसरी गुड को परचेज कर लूंगी। तो मेरी प्रोडक्शन, मेरी सप्लाई डिमांड को इंक्रीज कर रही है, इसीलिए सब कुछ बैलेंस चलेगा। इसीलिए इकोनॉमी में हमेशा ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी तो इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इसीलिए अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज में जो उनके आइडल फैक्टर्स हैं उनको यूज करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन से फैक्टर इनकम इंक्रीज होगी और डिमांड भी साथ में ही इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। तो ये कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम हमेशा ही इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। तो ये सेल्स लॉ की बेसिक टर्म्स थी, जो ये कहती है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो सेल्स इसको कैसे डिफाइन करते हैं, he said increase or decrease in supply, it brings about a proportionate increase or decrease in the purchasing power of the households। मीनिंग अगर आपने सप्लाई इंक्रीज की तो हाउस होल्ड की परचेसिंग पावर, फैक्टर इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने सप्लाई कम की तो हाउस होल्ड की परचेसिंग पावर, उनकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी इन सेम proportion and equal proportionate increase or decrease in aggregate demand in the economy and ऐसे ही सेम proportion में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हो गया, थ्री फैक्टर साथ चलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है, सप्लाई की इंक्रीज होने से जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर इनकम इंक्रीज हो जाएगी, फैक्टर इनकम इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेम प्रोपोर्शन चलेगा। अगर इसके ऑपोजिट हुआ, एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस हुई, फैक्टर इनकम रिड्यूस हो जाएगी और इसके साथ एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी इन द सेम प्रोपोर्शन। इन्होंने सेम प्रोपोर्शन वर्ड को यूज किया है, इसलिए ये कहती हैं लेवल ऑफ डिमांड ऑलवेज मैचेस द लेवल ऑफ सप्लाई, सो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती, इकोनॉमी हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहती है। तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। नाउ जो इनकी थ्योरी है, इनका लॉ है, वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? फर्स्ट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। ये मानते हैं कि लेबर मार्केट है चाहे गुड्स मार्केट है, उनमें परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। फ्लेक्सिबल प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई के साथ क्या होते हैं, प्राइसेस डिटरमिन होते हैं। एंड मनी अवेल, मनी किस पर्पस के लिए यूज होती है, ओनली फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको हम स्टोर नहीं करते हैं। नो होर्डिंग, जितना भी हमारी इनकम है हम इनकम को क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अगर कंज्यूम नहीं करेंगे कुछ पार्ट सेव कर देंगे, वो सेविंग आगे जाकर इन्वेस्ट हो जाएंगी। तो इकोनॉमी में कोई भी होर्डिंग नहीं होती है। लॉन्ग पीरियड, जे लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होता है, मींस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग टर्म में इक्वल होगी। नॉर्मल पीरियड में हो सकता
होता है शॉर्ट पीरियड में हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो या ज्यादा हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमेशा ही इक्वल रहती है। एंड स्टेट इज न्यूट्रल मींस स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। जो मार्केट फोर्सेस हैं जे अपने आप ही क्या करती हैं, अपने आप डिमांड एंड सप्लाई में चेंज कर रेट में चेंज कर इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर लेबर एंड कैपिटल। जो लेबर एंड कैपिटल है इसकी बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। इसका मीनिंग होता है डेवलपिंग कंट्रीज है कितनी चाहे प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन करेंगी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। देन लार्ज एक्सटेंट ऑफ मार्केट का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिनके पास इनकम आएगी वो इनकम खर्च करेंगे ही करेंगे। इट मींस डिमांड इंक्रीज होती ही जाएगी, इसलिए मार्केट का एक्सटेंट ज्यादा है। इसी वजह से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हमेशा ही रहता है। तो जिनकी बेसिक अजम्पशन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनकी भी सेम अजम्पशन है, जो जे रिप्रेजेंट करती हैं कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो होती है जे लॉन्ग पीरियड में इक्विलिब्रियम में आती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसके लिए जो मार्केट फोर्सेस हैं जे सबसे डोमिनेंट रोल है वो प्ले करती हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है इसकी एक्सप्लेनेशन। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या बार्टर इकोनॉमी में प्रिवेल करता है, जो मॉनेटरी इकोनॉमी में प्रिवेल करता है? तो सेल्स लॉ बार्टर इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी दोनों में प्रिवेल करता है। कैसे? अगर बार्टर इकोनॉमी है, बार्टर इकोनॉमी में प्रोडक्शन के पर्पस क्या है? या तो कंजम्पशन है या फिर एक्सचेंज है। अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो डिमांड कर रहे हैं, अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो जे भी डिमांड को ही रिप्रेजेंट करती है। बार्टर इकोनॉमी है, बार्टर इकोनॉमी में हम गुड्स देंगे और इसके बदले गुड्स की डिमांड करेंगे। सो इट एक्सप्रेसेस द डिमांड फॉर सम अदर गुड्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रोडक्शन क्या हो रही है, अपने आप ही डिमांड को इंक्रीज कर देती है। तो अगर हम सप्लाई क्रिएट करते हैं, सप्लाई की इंक्रीज होने से डिमांड भी इक्वली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी में अगर हम मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मनी की इंट्रोडक्शन से मनी क्या करती है? इट सर्व्स ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स क्या है? हम मनी को सेव कर नहीं रखते हैं। तो इसके लिए ये क्या कहते हैं? मान लो किसी इकोनॉमी में एक साल में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने की हुई? 1000 करोड़ की हुई, और जितने की प्रोडक्शन हुई जे एग्रीगेट सप्लाई है। जे एग्रीगेट सप्लाई तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज के अकॉर्डिंग सभी की सभी प्रोडक्शन की इनकम है वो 4 फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको फैक्टर्स को इनकम मिलेगी। तो जे 1000 इन फैक्टर इनकम के रूप में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा। तो जे होगी फैक्टर इनकम। अगर किसी फैक्टर की इनकम इंक्रीज करती है तो फैक्टर की इनकम इंक्रीज करने से उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज होगी, मैं गुड्स की सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज कर दूंगी, तो फिर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज हो जाएगी। जे भी कितनी है? 1000 करोड़। इट मींस क्या हो गया? जो प्रोडक्शन हुई थी 1000 करोड़ की वो फैक्टर इनकम के रूप में जाती है। फैक्टर इनकम डिमांड करती है, तो डिमांड करने के बाद दोबारा से एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो जिस सर्कल चलता रहता है, प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम, डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। तो जो मॉनेटरी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है। बट इन रियल लाइफ में अगर हम कहें जितनी भी इनकम है हम इस इनकम को कंज्यूम नहीं करते, डिमांड नहीं करते, अगर हम इसका कुछ प्रोपोर्शन सेव कर ले, अगर पीपल इनकम के कुछ पार्ट को सेव करते हैं तो इसका मीनिंग तो ये हुआ एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गई। तो सेल्स ये कहते हैं ये लो फिर भी एप्लीकेबल है। कैसे? सेल्स लो कहते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। इफ aggregate demand equals to aggregate supply, then consumption plus investment
इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल हो जाती है। तो जब सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे चेंज होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, जिससे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स इक्वल हो जाती है और जिससे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हो डिमांड जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से लेस देन हो सकता है इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज भी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ही सेविंग्स के इक्वल होते हैं। तो ये कहते हैं गुड्स मार्केट में हमेशा ही इक्विलिब्रियम रहता है। तो अब करते हैं इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना फ्लेक्सिबल है कि मार्केट में अपने आप ही इक्विलिब्रियम को जनरेट कर देता है। ये कहते हैं कि जो सेविंग्स है, सेविंग किसका फंक्शन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। और इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? जे इनवर्स रिलेशन है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीनिंग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंक्रीज करने से सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाएगी। अगर जो सेविंग है इसका डायरेक्ट फंक्शन है तो सेविंग कर्व कैसी होगी? अपवर्ड स्लोप होगी। तो इसको हम अगर डायग्राम में करते हैं, एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग अगर इसका डायरेक्ट फंक्शन है तो सप्लाई कर्व ऑफ सेविंग जे क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है। और इन्वेस्टमेंट है जे इनवर्स रिलेटेड है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्लोप होगी वो क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोप होगी। जी होगी हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर डिटरमिन होता है? जे मार्केट फोर्सेस करती हैं। मार्केट फोर्सेस वेयर सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल कहां है? एट दिस पॉइंट। जे हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। और दिस वन ओ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास डिटरमिन हो जाता है। तो जो कैपिटल की डिमांड है ओके, कैपिटल की सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाती हैं। अगर मान लो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाए, लेट्स सपोज जे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया, तो जे जब R1 हो गया तो इस रेट पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू R1A एंड जो सेविंग्स है वो कितनी है? R1B। इट मींस क्या हो गया? सेविंग्स आर ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं? जी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देती हैं। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट E पर डिटरमिन हो जाता है। लाइक दिस, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए, R2 पर पहुंच जाए, और जो यहाँ पर सेविंग्स है, सेविंग्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सेविंग्स कितनी है? R2C एंड इन्वेस्टमेंट कितनी है? R2D। जहां पर क्या है? इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा है लेकिन सेविंग्स कम है। सो मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपवर्ड शिफ्ट कर देती हैं। इसमें किसी भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो इस रेट पर मार्केट फोर्सेस ही अपने आप इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेती हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए डिसइक्विलिब्रियम होता है तो ये एडजस्टमेंट मार्केट फोर्सेस अपने आप कर लेंगी। इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। इस तरह से इकोनॉमी में हमेशा ही इक्विलिब्रियम रहता है। तो इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन की या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी हम सप्लाई क्रिएट करते हैं उतनी ही डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये था बेसिक लॉ ऑफ सेल्स, लॉ ऑफ मार्केट। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की जो इम्प्लीकेशंस हैं एंड क्रिटिसिज्म है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।